हेलो 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 फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो आज हमें द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड इस चैप्टर की कहानी सुननी है। इसमें फैक्ट्स कम होंगे लेकिन एक कहानी की तरह होगा। 20-30 मिनट्स में खत्म कर लेंगे, लेकिन लाइफ टाइम आपके दिमाग में ये कहानी बैठ जाएगी। और हाँ भाई, एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी है, हम है यहाँ पे। सोशल साइंस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में बताओ। जैसे नोबिता का डोरेमोन है, केनिची का हथौड़ी है, वैसे ही हम आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो डोंट वरी, और ये लेक्चर पूरा देखना, आपको मजा आएगा। तो शुरू करते हैं द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इस चैप्टर में दिया गया है कि पुराने समय से अभी तक ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ था। हमें क्या लगता है कि अभी अभी ग्लोबलाइजेशन हुआ। आप ओमेगल को ग्लोबलाइजेशन कह सकते हो, लेकिन हम दूसरे देशों के लोगों से बहुत पहले से कांटेक्ट में है। ये कुछ अभी की बात नहीं। इसीलिए पहले की दुनिया में ग्लोबलाइजेशन कैसे था, लोग एक दूसरे से कैसे बातें करते थे, चीजों को एक्सचेंज करते थे, ये हमें इस चैप्टर में देखना है। अब आज के ग्लोबलाइजेशन का मीडियम क्या है? इंटरनेट। और आप जो एप्स यूज करते हो वो तो आपको पता है, जिसको पता है उसको पता है भाई। तो बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन अभी हो रहा है, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन पहले इस चीज के लिए सिल्क रूट का इस्तेमाल होता था। सिल्क रूट पूरे एशिया में और यूरोप में फैला हुआ था। ये कोई सिंगल रूट नहीं था, ये पानी से मतलब समुन्दर से और जमीन से एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए थे, एशिया, यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका को। अब इसे सिल्क रूट नाम ही क्यों दिया? कुछ भी नाम दे सकते थे, एप्पल रूट, बैंगन रूट, कुछ भी। वैसा नहीं है। चाइना से बहुत ज्यादा सिल्क इस रोड के जरिए यूरोप में, अफ्रीका में भेजा जाता था और इस वजह से इसे सिल्क रूट कहते थे। अब चाइना से सिल्क जाता था, वैसे ही पोट्री भी जाती थी, और इंडिया से टेक्सटाइल, स्पाइसेस यूरोप में भेजे जाते थे। और उसके बदले हमें क्या मिलता था? गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल्स मिलते थे। और इस सिल्क रूट से उस समय दुनिया में फूड और डिसीज ने भी ट्रैवल किया है। इसकी कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको तो एक एग्जांपल जरूर पता होगा, मैगी नूडल्स, जिसे यूरोप में स्पिगेटी कहा गया। वो चाइना से आए, यूरोप में गए। इंडिया में तो अब बच्चों के फेवरेट फूड हो गए हैं, यूरोप में उसे स्पिगेटी कहते हैं। और दूसरी एक कहानी है पोटैटो की। मुंबई में तो पोटैटो इतना इस्तेमाल होता है कि आपको लगेगा कि पोटैटो मुंबई में ही पैदा हुआ होगा, लेकिन वैसा नहीं है। ये आया अमेरिका से। अब कोलंबस चाचा ने अमेरिका ढूंढा, तब उसे पता चला कि यहाँ पे पोटैटो की खेती होती है। उसने ये पोटैटो यूरोप में इंट्रोड्यूस किया। अब यूरोप में जो गरीब लोग थे वो महंगा मीट या फिर दूसरा खाना नहीं खा पाते थे, क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी। लेकिन पोटैटो तो बहुत सस्ते में मिल रहा था, इसलिए उनने भरपेट पोटैटो खाना शुरू कर दिया। वो पूरी तरह से पोटैटो पे डिपेंड तो हो गए, लेकिन कुछ समय बाद पोटैटो पे एक वायरस आया, जिससे पोटैटो की खेती खराब हो गई। अब खेती खराब हो गई, पोटैटो नहीं मिल रहे थे, गरीब लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। हजारों लाखों लोग इस एक वजह से मर गए, क्योंकि वो पोटैटो पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए थे। हालांकि वो अमेरिका से आया हुआ था। अब तो वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया है, और भारत में तो वो स्पेशली फेवरेट है। अगली कहानी है अमेरिका की। अब क्या हुआ, कोलंबस चाचा ने जब अमेरिका ढूंढा, तब यूरोप के बड़े बड़े देशों की उस पे नजर थी कि इसे कैसे कब्जा किया जाए। लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग थे ना, वो बोल रहे थे कि भाई तुम निकलो, ये हमारा देश है, हम देख लेंगे। अब स्पेनिश लोगों ने साइड में जाकर एक स्ट्रेटेजी बनाई और अमेरिका में स्मॉल पॉक्स का वायरस छोड़ दिया। इस वायरस से कुछ ही सालों में अमेरिका के बहुत सारे गरीब, बच्चे, बूढ़े सभी लोग मारे गए, क्योंकि ये लोग उस वायरस को इम्यून नहीं थे। और फिर अब अमेरिका वीक हो गया। यूरोपियन देशों ने उस पे अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। 19th सेंचुरी तक यूरोप फटेहाल था। पूरे वर्ल्ड ट्रेड पे दो ही बॉस थे, इंडिया और चाइना। लेकिन बाद में चाइना ने खुद को बाहरी देशों से तोड़ लिया और भारत में अंग्रेज आ गए। इस वजह से अब वर्ल्ड ट्रेड पे राज था यूरोप का, और उन्होंने इस समय बहुत पैसा छापा। अब कॉर्न लॉज की कहानी सुन लेते हैं। ये उस समय की बात है जब यूरोप में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लोगों की फूड की डिमांड बढ़ रही थी। इस वजह से जो बाहरी देश थे वो ब्रिटेन में फूड भेजा करते थे, जिसकी कॉस्ट बहुत कम थी। लेकिन जो ब्रिटेन के फार्मर्स थे, उनका कहना था कि भाई इससे हमारा नुकसान हो रहा है। इस वजह से खुद के फार्मर्स को बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ बनाया। लेकिन कुछ ही समय में इंडस्ट्रियलिस्ट सरकार का विरोध करने लगे। भाई कॉर्न लॉज की वजह से तो हमारे लिए भी फूड ग्रेन खरीदना महंगा हो गया है, अब हम चीजों की प्राइस बढ़ा देंगे तो क्या करोगे? ब्रिटिश सरकार डर गई, क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाता। इस वजह से उन्होंने कॉर्न लॉज वापस ले लिए। मतलब लैंडलॉर्ड्स की वजह से वो कॉर्न लॉज लाए गए, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट की प्रेशर से उसे वापस ले लिया गया। और फिर से इंग्लैंड में बाहरी देशों से चीप फूड ग्रेन आने लगे, जिस वजह से ब्रिटेन के जो फार्मर्स थे वो बेकार हो गए। और उन्होंने क्या किया, वो तो दिमाग वाले थे, उनने सोचा कि भाई इधर कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो अलग अलग ब्रिटिश कॉलोनीज में गए, जहाँ पे चीप लेबर थे और चीप प्राइस में लैंड मिल रही थी। वहाँ पे उनने खेती करना शुरू कर दिया। मतलब इंग्लैंड से उनके फार्मर्स माइग्रेशन कर रहे थे और बाहर के देशों से उनके यहाँ फूड इम्पोर्ट हो रहा था। अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की कहानी समझ लो, और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल भी है। इन
लेकिन ब्रिटिश लोगों ने या फिर यूरोपियन लोगों ने अलग अलग उनकी कॉलोनीज में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई, जैसे रेलवे, टेलीग्राफ, शिप्स। ये बस उनके इस्तेमाल के लिए, उनके कन्वीनियंट के लिए था, हमारे लिए नहीं। अब देखते हैं रेफ्रिजरेटेड शिप्स का क्या सीन था। ये यूरोप के लोग बहुत ज्यादा मीट खाते हैं। इनने पहले सोचा कि एनिमल्स को शिप से यहाँ लाते हैं, यहाँ पे उसे काटेंगे और बेच देंगे, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम से वो एनिमल एक शिप में बहुत कम आते थे। उसके बाद वो आते आते मर जाते थे या फिर उनपे कोई वायरस पड़ जाता था, इस वजह से उनका मीट खराब हो जाता। फिर उन्होंने सोचा कि भाई अगर वहीं पे उन्हें हम काटे और रेफ्रिजरेटेड शिप्स तैयार करें, उसमें वो मीट भर के यहाँ पे लाए, तो हम एक साथ 100 एनिमल्स ला सकते हैं। समझ रहे हो? और आगे यूरोप ने ऐसे ही किया। रेफ्रिजरेटेड शिप्स से उन्होंने मीट लाना शुरू कर दिया और इस टेक्नोलॉजी की वजह से उसकी प्राइस भी कम हो गई। अब गरीब लोग भी उसे मजे से खरीदते थे और खाते थे। अब बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका के लोग कहते थे मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। इनको कुछ लेना देना नहीं था बाहर की दुनिया से, लेकिन यूरोप के बड़े बड़े देश इन पे कब्जा करना चाहते थे। इन्होंने तो पहले से ही 1915 में बर्लिन में एक कॉन्फ्रेंस ली और अफ्रीका को बाप की जागीर समझ के बांट लिया। अफ्रीका में बहुत ज्यादा रिसोर्सेस थे और सबसे इम्पोर्टेंट उनके यहाँ पे मैन पावर थी, जिनकी यूरोप को जरूरत थी, क्योंकि उनके यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। अब इतने अच्छे मजदूर कहाँ मिलेंगे? अफ्रीका में मिलेंगे। इस वजह से उन्होंने अफ्रीका में एक स्ट्रेटेजी अपनाई, उसको स्टेज बाय स्टेज समझ लेते हैं। पहले उन्होंने एक लॉ लाया कि भाई आपके बाप के जाने के बाद उसकी संपत्ति बस बड़े बेटों को मिलेगी, छोटे बेटों को काम करना पड़ेगा। अभी छोटे भाई ने सोचा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, खाने पीने को कितना लगता है, मजे से जिंदगी बिताएंगे, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। फिर इन्होंने सेकंड लॉ लाया कि भाई आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा। अब इसने कहा कि भाई टैक्स भरना पड़ेगा तो बहुत काम करना पड़ेगा, इतना पैसा नहीं है। फिर इसने सोचा कि चलो ठीक है, हमारे पास इतना बड़ा लाइव स्टॉक है, कैटल्स है, काउज है, इस वजह से पैसा तो मिल ही जाएगा। अब ब्रिटेन के लोगों ने आखिरी चाल चली, रेंडर प्रेस यानी द कैटल प्लेग। यूरोपियन लोगों को मजदूर चाहिए थे, लेकिन ये लोग तो पूरी तरह से लाइव स्टॉक के डिपेंडेंट थे। इन्हें कुछ टेंशन नहीं था जिंदगी का। इन्होंने कहा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मजदूर नहीं मिलेंगे। इन्होंने यूरोप से डिफेक्टेड काउज मंगाई जिनमें वायरस था, और वो काउज अफ्रीका के काउज के साथ घूमने लगी और उनमें भी वायरस चला गया। कुछ ही समय में अफ्रीका के 90% लाइव स्टॉक मर गया। समझे कितना घिनौना काम किया था इन लोगों ने। लाइव स्टॉक खत्म होने के बाद अफ्रीकन लोगों को कमाई के लिए कुछ नहीं बचा। अब यूरोपियन लोगों ने उन्हें मजदूर बनाना, गुलाम बनाना शुरू कर दिया। खाने पीने के लिए अफ्रीकन लोगों को मजबूरी में उनके साथ काम करना पड़ा और धीरे धीरे इन यूरोपियन लोगों ने अफ्रीका को भी कॉन्कर कर लिया। अब कहानी आती है इंडेंजर्ड लेबर की, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट लेबर या फिर बॉन्ड लेबर भी कहा जाता है। ये सब हम इंडिया रिलेटेड देखेंगे। ओके, भारत में ब्रिटिश की सत्ता थी। ब्रिटेन की दूसरी जगह पे भी कॉलोनी थी। वहाँ पे उन्हें प्लांटेशन के लिए, माइनिंग के लिए, रोड और रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए लोग चाहिए थे। अब ये मजदूर कहाँ से मिलेंगे? तो इन्होंने पॉपुलेटेड कंट्रीज चाइना और इंडिया से हजारों मजदूरों को दूसरे कॉलोनीज में शिफ्ट किया। अब ये बहुत बड़ी चाल चलते थे। पहले एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर छोटे कॉन्ट्रैक्टर से कहता था कि गाँव गाँव जाके लोगों को, मजदूरों को लेके आओ। उनके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था। ये छोटे कॉन्ट्रैक्टर मजदूरों को बताते थे कि आपको वहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा, रहने की अच्छी जगह मिलेगी, आप बहुत मजा कर सकते हो, साथ में आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये मजदूर उनके झांसे में आ जाते और दूसरे देशों में चले जाते। वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता कि ना तो उन्हें यहाँ पे रहने के लिए अच्छी जगह है, ना खाने के लिए अच्छा कुछ है, लेकिन उन्हें कॉन्ट्रैक्ट किया है, इस वजह से उन्हें मजबूरी में गुलाम बन के काम करना पड़ेगा और जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता वो घर नहीं जा सकते। ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रही। 1921 में सरकार ने इस पे बैन लगाया, लेकिन तब तक बहुत से इंडियंस दूसरे देशों में, दूसरे कॉलोनीज में जाकर सेटल हो गए थे। इन शॉर्ट उन्हें बुद्धू बनाकर वहाँ पे काम के लिए ले गए और उनका शोषण किया जाता था। अब इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं। आपको लगेगा कि एंटरप्रेन्योर तो अभी अभी आया हुआ कंसेप्ट है, लेकिन नहीं, तब भी इंडिया में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स थे। इसमें 2 नाम फेमस है, नट्टुकुट्टी चेट्टियार, शेरपुरी शॉ। इन जैसे लोगों ने इंग्लैंड के बैंकों से कर्जा लिया कम इंटरेस्ट रेट पे और इंडियन व्यापारियों को और आम लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे वो कर्जा देने लगे। इससे उन्हें इंटरेस्ट रेट में जो मुनाफा होता था वो उनका प्रॉफिट था। ऐसे ही वो अलग अलग व्यापार करते थे, इंडियन लोगों से भी और ब्रिटिशर्स से भी। कुछ लोग तो अंग्रेजों के पीछे पीछे उनकी दूसरी कॉलोनीज में गए और वहाँ पर भी खुद की शॉप्स ओपन की और प्रॉफिट कमाया। अब आपको एक नशे की कहानी सुनाता हूँ। अरे भाई रिलैक्स करो, ये कहानी है ओपीएम ट्रेड की। तो क्या होता था कि इंग्लैंड को बहुत सारी चाय चाहिए थी जो कि चाइना में बनती थी। चाइनीज लोगों का कहना था कि आप चाय लेके जाओ, लेकिन उसके बदले में कुछ चाहिए। चाइनीज लोगों ने डिमांड की ओपीएम की। इंग्लैंड के व्यापारियों को नफा कमाना था चाय से, इसीलिए वो इंडिया में पहले ओपीएम उगाते थे। ओपीएम की खेती से वो चाइना को ओपीएम बेचते और उनके पास से चाय लेते थे और वो चाय इंग्लैंड में बेचते, जिससे कि उनको बहुत सारा प्रॉफिट होता। इससे सरकार ने, व्यापारियों ने बहुत मुनाफा कमाया और उसका फायदा खुद
खुद के डेवलपमेंट में किया। ऐसे ही काले कारनामे करके ब्रिटेन इतना डेवलप कंट्री बन सका है, क्या बताए आपको। अब पहले के समय में इंडिया का कपड़ा बहुत फेमस था क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। इंग्लैंड के लोगों का भी वो फेवरेट था। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उनके मशीनों से कपड़े बनने लगे, लोग उन मशीन के कपड़ों के फैन हो गए और मेनली इन कपड़ों की कीमत कम होती थी, इसीलिए सभी उसे खरीद पाते थे। और इस वजह से इंग्लैंड के मशीन के कपड़े ने भारत के हैंडीक्राफ्ट को और उसके कारागिर को खत्म कर दिया। ओपीएम और कपड़े के इन दोनों ट्रेड से यूरोप को बहुत ज्यादा फायदा होने लगा और उनका हमारे साथ इंपोर्ट कम हो गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया, यानी इंडिया के साथ उनकी ट्रेड में इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी। लेकिन अब जमाना आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ये पहली इंडस्ट्रियल वॉर थी जहाँ पे तलवारों से नहीं, बम, बंदूकें, टैंक्स, इन चीजों से लड़ाई होने लगी थी और इस वजह से नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ। इसे फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर कहते हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसके बीच हुआ था? तो अलाइड पावर, सेंट्रल पावर। अलाइड पावर में कौन थे? फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। बाद में इसमें अमेरिका भी कूदा था 1917 को। और दूसरे साइड में थे जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगरी। अब इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने यूरोप के ट्रेड में, यूरोप के प्रोडक्शन में और उनके सोशल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए। पहला चेंज तो ये था कि उन्होंने इंडस्ट्रीज में अब डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, बाकी प्रोडक्शन कम हो गए। उसके बाद जो मैन पावर थी, मतलब लेबर्स थे, वो फैक्ट्रीज से उठाकर बॉर्डर पे पटक दिए गए क्योंकि लड़ना तो उनको ही था। फिर सिटीज में, गांव में कौन बचा? महिलाएं। अब महिलाएं ही कंट्री में छोटी मोटी चीजों को संभाल रही थी, यानी महिला लेबर्स बढ़ गए। और इस वॉर के बाद आखिर में क्या हुआ? ऐसा डाटा है कि 9 मिलियन लोग मारे गए। यह आंकड़ा उससे ज्यादा हो सकता है और 20 मिलियन से ज्यादा लोग घायल हुए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी पोस्ट वॉर रिकवरी। यहाँ पे यूएसए एक चालाक बच्चा था, उसने बाद में वॉर में एंट्री मारी और हीरो बन गया। लेकिन उसके पास पैसा भी बहुत बचा हुआ था। लेकिन बाकी देश तो कंगाल हो गए थे वॉर की वजह से और उनका नुकसान हुआ था वो अलग। यूएसए का उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और उसके पास बहुत ज्यादा पैसे भी थे, इसीलिए वो जल्दी रिकवर हो गया। और जो यूएसए यूरोपियन देशों से कर्जा लेता था, अब वो उन्हें कर्जा देने लगा और ट्रेड में भी उनके आगे चला गया। पूरे वर्ल्ड में एक और इम्पैक्ट हुआ वर्ल्ड वॉर का। आज से पहले ट्रेड में और बहुत सी कॉलोनीज को फूड पहुंचाने में यूरोप सबसे आगे था। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर आया, यूरोप वॉर में बिजी हो गया। लेकिन दूसरे कॉलोनीज को तो खाना चाहिए था, यूरोप अवेलेबल नहीं था, इसीलिए वो खुद से खाने के मामले में इंडिपेंडेंट हो गए और फूड प्रोडक्शन करने लगे। चाहे वो इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, उन्होंने खुद का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुरू कर दिया। अब यूरोप जब वॉर से बाहर आया, तब उन्होंने सोचा कि चलो भाई प्रोडक्शन फिर से शुरू करते हैं। उन्होंने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जोरों शोरों से शुरू किया। लेकिन ये लोग तो इंडिपेंडेंट हो गए थे, इनको अब यूरोप से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं थी, तो यूरोप में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। लेकिन वो चीजें एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी। ये घटनाएं अच्छे से याद रखो। बैकग्राउंड में यूएसए में एक और चीज चल रही थी, असेंबली लाइन और फोर्ड मोटर्स। अब फोर्ड मोटर्स ने क्या किया? एक नया स्ट्रक्चर लाया असेंबली लाइन का। अब इससे मजदूर को एक ही जगह पे खड़ा होना पड़ता था। जो एयरपोर्ट पे बैग्स को आगे ढकेलने वाली बेल्ट होती है, वैसी बेल्ट इन्होंने इंडस्ट्री में लगाई। उस पे पुर्जे होते थे कार के, एक एक पुर्जा बेल्ट से मजदूर के सामने आता, वो उस पे काम करता, उसकी मरम्मत करता और चीजें आगे बढ़ जाती। और इस वजह से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। जहाँ पे 10-15 चीजें एक दिन में तैयार होती थी, अब 100 चीजें तैयार होने लगी। ये असेंबली स्ट्रक्चर बाकी इंडस्ट्रीज को भी पसंद आया, उन्होंने भी अपने यहाँ यही स्ट्रक्चर लगाया और प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ने लगा। शुरुआत में तो ये प्रोडक्शन अच्छा था क्योंकि ये लोग मजदूरों को ज्यादा पेमेंट भी दे रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद लोगों ने माल खरीदना कम कर दिया, लेकिन प्रोडक्शन तो उतनी ही तेजी से हो रहा था और इस वजह से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा था। नेक्स्ट स्टोरी है ईएमआई की। अब अमेरिका के बैंकों ने नया खेल शुरू किया। वो अब लोगों को चीजें ईएमआई पे देने लगे। मतलब जो फ्रिज पहले 100 रुपए में ले सकते थे, अब उसके लिए बस 20 रुपए देने थे ईएमआई के, और जो 80 रुपए बचे हैं उसमें आप दूसरा सामान ले सकते। तो इंसान तो ग्रीडी होता है। लोगों ने एसी भी खरीदा, बाइक भी खरीदी, फ्रिज भी खरीदा, पर सब ईएमआई पे। और जब बैंक वसूली करने आई तब इनके पास पैसे ही नहीं थे। बैंक करप्ट होने लगे, उनके पास पैसा ही नहीं बचा। मार्केट क्रैश हुआ और तब समझ में आया ईएमआई का बहुत बड़ा गुब्बारा फटने लगा है। लोगों ने कुछ समय के लिए ईएमआई से बहुत ज्यादा कंजम्पशन किया और प्रोडक्शन तो बढ़ ही रहा था असेंबली लाइन की वजह से, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही चला। उसके बाद सब चीजें थम गई और 1929 से 1941 तक ग्रेट डिप्रेशन चला। 1933 तक 4000 से ज्यादा बैंक बंद पड़ गए। 1929 से 32 इस दौरान 1,10,000 कंपनीज बंद पड़ गई। उस समय के हिसाब से ये कोई छोटी
छोटी चीज नहीं थी ना। इतना बड़ा नुकसान होना कोई भी देश अफोर्ड नहीं कर पाता। बहुत सारे देशों में अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, ट्रेड, इनकम सभी चीजें डिक्लाइन होने लगी। एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। अब इतना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे और कोई खरीदेगा ही नहीं तो क्या होगा? वही हुआ ग्रेट डिप्रेशन में। पूरा वर्ल्ड डिप्रेशन में चला गया भाई। इंडिया का इस पे हालांकि ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया ब्रिटेन से कनेक्ट था और ब्रिटेन की वजह से पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट था, इसीलिए इंडिया पर भी इसके कुछ बुरे इम्पैक्ट हुए। जैसे कि इंडिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूरी तरह से गिर गया, क्योंकि बाहर से कोई डिमांड ही नहीं हो रही थी, इसीलिए एक्सपोर्ट नहीं रहा और देश में चीजों की प्राइस इतने गिरने लगी कि हम बाहर से कुछ इंपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। बेचारे इंडियन फार्मर्स की तो हालत ही खराब थी। पहले वो दूसरे देशों में थोड़ा बहुत अपना सामान बेचकर पैसा कमाते थे, लेकिन जैसे ही ये डिप्रेशन आया कोई उनका सामान खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। अब इनने सोचा कि यार गाँव में कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, सिटीज में जाते हैं, तो बहुत सारे लोग इंडियन सिटीज में आने लगे ग्रेट डिप्रेशन की वजह से। अब आप सोचोगे कि इन देशों ने इतने दुख देखे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर झेला, अपने लोग मारे गए, उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आया, इकोनॉमी खराब हुई, अब तो ये शांत बैठेंगे। लेकिन नहीं, झगड़ा करना तो इनकी आदत हो गई थी। 1939 में शुरू हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर। इसमें तो बहुत सारी चीजें बदल गई। पहले से टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो गई। एरोप्लेन बॉम्बर की वजह से अब लोग बॉर्डर पर ही नहीं तो देश के अंदर भी मर रहे थे। इतनी बमबारी हो रही थी अलग अलग जगह यूरोप में। एक व्यक्ति का नाम को आपको पता ही होगा, हिटलर। इसको भी बहुत चूल मची थी कि पूरे वर्ल्ड पे हमने कब्जा करना चाहिए और इसीलिए इसने सेकंड वर्ल्ड वॉर छेड़ दिया। अलाइड पावर में थे ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, बाद में सोवियत यूनियन उसे ज्वाइन हुआ और लास्ट में हर बार की तरह यूनाइटेड स्टेट्स आया। और एक्सिस पावर में थे जर्मनी, इटली और जापान। अब हिरोशिमा, नागासाकी, हिटलर का जूस के साथ होने वाला शोषण, ये सब चीजें आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पता ही है। लेकिन इसके क्या इम्पैक्ट हुए थे वो देखना ज्यादा जरूरी है। जब ये देश लड़ लड़ कर थक गए, पूरी एनर्जी चली गई, तब इनके दिमाग में ट्यूबलाइट चमकी कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, हर बार कोई आएगा और हमारा झगड़ा शुरू हो जाएगा, इस वजह से हमारा ही नुकसान होता है हर बार। इस पे कुछ सोल्यूशन चाहिए। अब सोल्यूशन ढूंढना था, इसीलिए 1944 में ये लोग एक साथ एक मीटिंग करते हैं ब्रेटन वुड में। ब्रेटन वुड की मीटिंग से दो इंस्टीट्यूशन सामने आई, IMF और वर्ल्ड बैंक। क्या जरूरत थी इन इंस्टीट्यूशंस की? तो सबका कहना था कि हमने जो नुकसान किया है एक दूसरे का इकोनॉमिकली, वो हमें जल्दी से जल्दी रिकवर करना चाहिए और इस वजह से IMF हमें मदद करेंगी हमारे इकोनॉमी और ट्रेड सरप्लस में, और वर्ल्ड बैंक हमें लोन देगी जिससे कि हम हमारी इकोनॉमी का, हमारे कंट्री का रिकंस्ट्रक्शन कर पाए। सब कंट्रीज ने कहा वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। इसमें सब इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी जो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही थी पहले से। इस वजह से 1947 में जब IMF और वर्ल्ड बैंक ने इनकी मदद करना शुरू किया, तब जल्दी इन कंट्रीज ने अच्छे से रिकवर कर लिया। अब बैकग्राउंड में डीकोलोनाइजेशन चल रहा था, मतलब इंडिया जैसी कंट्रीज यूरोपियन देशों से अपना फ्रीडम छीन रही थी और इनको पता चल गया कि फ्रीडम तो देना होगा। ये कंट्रीज अब डेवलपिंग कंट्रीज बन गई या फिर अंडर डेवलप कंट्रीज थी। वर्ल्ड बैंक और IMF चाहता था कि इसे भी अपने घेरे में लेते हैं, मतलब हम अभी भी इन पे इकोनॉमिकल डोमिनेंस कर पाएंगे। लेकिन इन डेवलपिंग कंट्रीज को पता चल गया कि भाई यहाँ पे ना इंडस्ट्रियल कंट्रीज की मेजोरिटी है, हम IMF और वर्ल्ड बैंक में पूरे डिपेंड हो गए तो हम US पे डिपेंड हो जाएंगे, क्योंकि वो ही वहाँ पे राज करता है और उसके बाद वो हमें इकोनॉमिकली गुलाम बना लेगा। इसलिए इन्होंने खुद से अपना ग्रुप बनाया, ग्रुप 77। ऐसे 77 कंट्रीज का ग्रुप जिसमें एशिया और अफ्रीका के अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए देश थे, और इन्होंने ये इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू की और एक दूसरे के हेल्प के लिए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIO शुरू किया। और इससे सभी कंट्रीज के नेशनल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चर गुड्स को मार्केट में इक्वालिटी मिल सके इन इंडस्ट्रियल कंट्रीज के साथ। अब ये मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड आया है 1970s में। यहाँ पे जैसे कंट्रीज बड़ी हो रही थी, वैसे ही कुछ कंपनीज, कुछ इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर रही थी। वो अलग अलग देशों में अपनी पावर हाउसेज शुरू कर रही थी और इन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज कहा गया। इसका बहुत ज्यादा डोमिनेंस था एक समय पूरे वर्ल्ड पे। अब इन्हें बस प्रॉफिट चाहिए था। जब इन्हें समझ में आया कि यूरोप के मजदूर बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन चाइना में हमें चीप लेबर मिल सकता है, इन्होंने सारी अपनी प्रोडक्शन हाउसेस चाइना में बिठा लिए और वहाँ पे कम कीमत पे प्रोडक्शन करने लगे और पूरी दुनिया में बेचने लगे। एक समय था जब हम हर चीज पे देख सकते थे मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। हर चीज चाइना में तैयार होती थी मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से। अब सभी डेवलपिंग कंट्रीज ग्लोबल वर्ल्ड के साथ आगे बढ़ रही है और अपना डेवलपमेंट करके बड़ी बड़ी कंट्रीज US, यूरोप को पीछे छोड़ना चाहती है। आगे वर्ल्ड में क्या होगा, कौन सी कंट्री किस कंट्री को पीछे छोड़ेगी, हमारे इंडिया को चाइना के आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हम आगे देखेंगे। आज के लिए हम ये मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर यही खत्म करते हैं। थैंक यू।